क्या आप जानते हैं हाल ही में साउथ की एक फिल्म रिलीज हुई थी और उन्होंने बड़ी तादाद में इन्फ्लुएंसर्स को फिल्म रिव्यू करने वालों को पैसा दिया था, यह कहते हुए कि आप रिव्यू कीजिए और आप सिर्फ तारीफ कीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने पैसा भी लिया और जो कहा वो भी किया। सबसे बड़ी बात, लोगों को बहुत ज्ञान देने वाले ऐसे महान लोग सिनेमा हॉल गए, अपने परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखी और उसकी तारीफ भी की। ऐसे लोग जिनका फिल्म रिव्यू से कोई लेना देना नहीं है। आज इस मंच पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक अरसे से मैंने फिल्म रिव्यू करना क्यों बंद कर दिया है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में मैं उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि एक अरसे से मैंने फिल्म रिव्यूज करना क्यों बंद कर दिया है। हाल ही में मैंने ठामा का रिव्यू किया, जो मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। उससे पहले मैंने सैयारा का रिव्यू किया था, जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। मगर बीच में कई ऐसी फिल्में आई जिनका रिव्यू ही नहीं करने का मन हुआ। आप मुझे बताइए ना, हाल ही में एक फिल्म आई थी सनी संस्कारी की फलाना कहानी, फिर एक फिल्म आई थी बंगाल फाइल्स। ऐसी ढेरों फिल्में सामने आई। आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसी फिल्में हैं जिनका रिव्यू किया जाना चाहिए? आधी फिल्में आप इंटरवल के बियॉन्ड नहीं देख सकते। कुछ ऐसी फिल्में जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक जमाना हुआ करता था जब हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी, और मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, मैं साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी, समाज में जो हो रहा था उसका आईना होती थी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 2014 से पहले उस वक्त जो रोजमर्रा की समस्याएं थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उसका जिक्र होता था। मगर 2014 के बाद मानो देश में कोई समस्या ही नहीं है, किसी समस्या की बात नहीं होती है। 2014 से पहले हमारे जो फिल्मी सितारे थे, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, जब बलात्कार होते थे, जब भ्रष्टाचार होता था, तो अपनी राय जतलाते थे। 2014 के बाद इन सब के मुंह में ताले पड़ गए हैं। क्या देश में कोई समस्या नहीं है? बताइए। इनमें से अधिकतर सितारे जो हैं वो सत्ता के प्रोपेगेंडिस्ट बन गए। इनका मकसद सिर्फ यह है कि जो रूलिंग पार्टी कह रही है वही हम करें। इन्हें देश में कोई समस्या नहीं दिखाई देती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में टी सीरीज ने एक गाना रिलीज किया था, मोदी है तो मुमकिन है। उसमें आपने अरशद वारसी को देखा, वरुण धवन को देखा, विक्रांत मैसे को देखा, राजकुमार राव को देखा। इनमें से कम 2 से 3 एक्टर्स हैं जिनके लिए मेरे मन में बेतहाशा इज्जत हुआ करती थी। ये वो एक्टर्स हैं जो देश में समस्याएं हैं उसकी कभी बात नहीं करते हैं, मगर थोड़े से लालच के लिए या थोड़े से धमकाने के बाद ये लोग इस तरह से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वीडियोस करते हैं। इसमें से विक्रांत मैसी, शानदार फिल्म आई थी उनकी 12th फेल। मेरे हिसाब से उस साल की वो सबसे बेहतरीन फिल्म थी और मैंने भी उसकी तारीफ की थी। उस फिल्म के अंदर विक्रांत मैसी का डायलॉग था कि हमारे राजनेता चाहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं, ताकि हमको जाति धर्म में उलझा कर रखा जाए, ताकि कोई सवाल ही ना करे। और फिर विक्रांत मैसी खुद क्या करते हैं, क्या गाना गाते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। 11 साल हो गए हैं मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी को, कोई समस्याएं नहीं है इस देश में। और विक्रांत मैसी से जुड़ा एक दूसरा मुद्दा है जो आजकल हम बॉलीवुड में देख रहे हैं, नफरती फिल्में जिनका मकसद है समाज के अंदर नफरत फैलाना। शुरुआत कश्मीर फाइल से हुई थी, जिसने कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है उसका आधा अधूरा चेहरा पेश किया। फिर एक वैक्सीन स्टोरी आई, हाल में एक बंगाल फाइल्स आई, और कई नफरती फिल्में आई। केरला स्टोरी, छावा। केरला स्टोरी और छावा के डायरेक्टर्स को माफी मांगनी पड़ी, उन्होंने जो फिल्मों में दिखलाया था। केरला स्टोरी सरासर झूठ बोल रही थी और यह बात अदालत तक पहुंचा। छावा में जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्हें माफी मांगनी पड़ी। हालांकि इस मंच पे मैंने छावा की तारीफ की थी एक कमर्शियल फिल्म के तौर पर, मगर बाद में जाके उनके डायरेक्टर माफी मांगते हैं कि जो मैंने दिखाया था
वो सच से दूर था। इन सारी फिल्मों का मकसद सिर्फ यह होता है कि समाज के अंदर नफरत पैदा करो, झूठ बतलाओ, एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करो। आज की तारीख में पूरी जमात है एक्टर्स की जिनका सिर्फ एक मकसद है कि रूलिंग पार्टी जो संदेश दे उस संदेश को आगे फैलाओ। हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे, याद है आपको? उस वक्त रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था कि किसान मर रहे हैं, वहां पर इंटरनेट क्यों काट दिया गया है? अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, सचिन तेंदुलकर, ये सब मैदान में आ गए थे कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। अरे भाई, 700 किसान मर गए, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है, उसके लिए तुम्हारे मुंह में एक शब्द नहीं। हमारी महिला पहलवान सड़क पर आंदोलन कर रही थी, एक शब्द नहीं। और यह शाहरुख खान ने चक दे इंडिया बनाई थी महिला हॉकी प्लेयर्स पर। प्राइम मिनिस्टर 75 साल के होते हैं तो शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन सभी बधाई संदेश जारी कर देते हैं। मगर देश में जो समस्याएं चल रही हैं कोई कुछ नहीं कहता। एक अरसे से, जब से देश को आजादी मिली तब से लेकर अब तक बॉलीवुड में जो फिल्मों में सिनेमा स्क्रीन पर दिखाया जाता है ना, समाज में उस वक्त क्या चल रहा होता है उसकी छाप होती है। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन क्यों बने थे? क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी थी, 1975 में आपातकाल था, लोगों में गुस्सा था व्यवस्था को लेकर। अमिताभ बच्चन की फिल्में, चाहे जंजीर हो, त्रिशूल हो, दीवार हो, तमाम फिल्मों में वो गुस्सा झलकता था। कई ऐसी फिल्में आती थी जो समाज के अंदर घट रहा होता था उसे दिखलाया जाता था। अब मानो पिछले 11 सालों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अमिताभ बच्चन जो 2014 से पहले पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर अपनी बात रखते थे, अब खामोश हैं, अब कुछ नहीं कहते हैं। बस सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने जो ट्वीट्स हैं उनकी गिनती रखते रहते हैं, T1234, T3456, बस यही उनका काम है। अब आप मुझे बताइए, जब हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स की रीढ़ नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है, तो मैं क्या इन फिल्मों का रिव्यू करूं? मैंने फिल्म रिव्यू चैनल क्यों पसंद था? क्योंकि मैं एक फिल्म ची हूं, मुझे फिल्में पसंद हैं। मगर मुझे बताइए, जब हमारे फिल्म एक्टर्स में इतनी भी हिम्मत नहीं है, रूलिंग पार्टी के सामने लेट जाते हैं, तो इनका क्या रिव्यू किया जाए साहब? और दूसरे लेवल पर, जैसे मैंने बताया, नफरती फिल्मों की बाढ़। अभी एक फिल्म आ रही है, नाम नहीं लूंगा, परेश रावल हैं, उनका बयान आया है कि मेरा मकसद हिंदू मुस्लिम करने का नहीं है। उस फिल्म में यह बतलाया जा रहा है कि ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है। और थ्योरी क्या है? एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है P.N. ओक, और P.N. ओक की जो जानकारी है वो आधे अधूरे फैक्ट्स पर है, आधे अधूरे तथ्यों पर है। हमारी फिल्में क्या कर रही हैं? या तो समाज में अब नफरत फैला रही हैं, या फिर आपको डब्बू बना रही हैं, आपको दिमाग से पैदल बना रही हैं। अरे भाई, वो ताजमहल है, कोई प्रमाण नहीं है कि नीचे तेजो महालय है या कोई मंदिर है। अगर ऐसा होता तो पिछले 11 सालों से एक ऐसी सरकार है जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया होता। इनका मकसद क्या है? कि समाज को हमेशा थोड़ा अस्थिर रखा जाए, थोड़ा ज्वलंत रखा जाए। हिंदू मुस्लिम करो, नफरत करो, समाज हमेशा एज पर रहे, यह मकसद है। अब ये लोग हमारे ताजमहल को भी नहीं बख्श रहे हैं, और यही हो रहा है। और ये लोग कौन कर रहे हैं साहब? परेश रावल, अनुपम खेर, ये वो लोग हैं जिन्हें बेतहाशा मोहब्बत मिली है इस देश की जनता से, और इस मोहब्बत का सिला ये दे रहे हैं। परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे एक मुस्लिम ड्राइवर हैं। और आप इस तरह की फिल्में करके, न सिर्फ इस तरह की फिल्में करके, इससे पहले भी आपके जो बयानात हैं, इसके जरिए आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बताइए? जब इस देश की जनता ने अक्षय कुमार, अनुपम खेर, परेश रावल, अजय देवगन, इन सबको मोहब्बत दी थी, तो क्या देश की जनता यह सोच रही थी कि भाई अजय देवगन हिंदू हैं इसलिए सिर्फ हिंदू उनसे प्यार करेंगे, सिख और मुसलमान उन्हें मोहब्बत नहीं देंगे? नहीं, ये वो एक्टर्स हैं
जिनके फैंस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं, क्योंकि यही खूबसूरती हमारे फिल्मों की थी। फिल्में कभी भी सांप्रदायिक जहर, कॉम्युनल टेंशन, कॉम्युनल पॉइजन समाज में नहीं फैलाती थी। अब ऐसी फिल्मों की बाढ़ आ गई है जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, आपको और हमें बांटने का काम करती हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले क्या कोई ऐसी फिल्में आई थीं जो हिंदू मुस्लिम किया करती थीं, जो हमारे अंदर जहर पैदा करती थीं? सभी फिल्मों का मकसद और संदेश था सामाजिक भाईचारा। जो समस्याएं हैं आप उस पर फिल्में बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बनाइए, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे मत करिए। मुझे प्रॉब्लम उस बात से है। और जाहिर सी बात है, जब फिल्मों में ऐसा हो रहा है तो फिल्म रिव्यू करने का मन करेगा क्या? तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, कई कारण हैं। एक तो सब स्टैंडर्ड फिल्में जो आ रही हैं, जिन्हें कई बार तो मैं इंटरवल छोड़कर आ जाता हूं, कई बार रिव्यू करने का मन नहीं करता है। दूसरी बात, फिल्म रिव्यू की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो रही है। कई लोग कमेंट्स में आते हैं, कहते हैं तुझे पैसे मिले थे क्या? और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कई बड़े बड़े फिल्म रिव्यूअर्स को प्रोडक्शन हाउसेस से पैसे मिलते हैं, और शर्त यह होती है कि आप फिल्म की तारीफ करें। यानी कि एक बड़ा फिल्म रिव्यूअर, देश का सबसे बड़ा फिल्म रिव्यूअर, एक फिल्म की तारीफ करेगा और दूसरी फिल्म जो बिल्कुल वैसी होगी उसकी बुराई करेगा। क्यों? क्योंकि शायद वहां पैसे नहीं मिले। ऐसे में फिल्म रिव्यू की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर आप किसी फिल्म के साथ कोलैब कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आप उस चीज को सार्वजनिक कीजिए कि देखिए, मेरे इस मंच पर मैं धर्मा या फिर यशराज फाउंडेशंस या फिर वो प्रोडक्शन हाउस जिसने कांतरा बनाई थी या होमबाले, हम उसके साथ कोलैब कर रहे हैं। यह बात आप क्लियर कीजिए, मगर अपने दर्शक को मूर्ख मत बनाइए। यह मत कहिए साहब कि फिल्म बहुत अच्छी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं से नावा मिला है आपको, यानी पैसा मिला है। यह मत कीजिए। मगर वहां पर भी मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आपको पैसा भी मिल रहा है तो आप कीजिए, दैट्स योर प्रॉब्लम, वो आप करिए। यह आपके और उनके बीच में है, आपके और आपके दर्शक के बीच में है। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, कई जगहों पर नफरती फिल्मों को जायज ठहराने का काम ये फिल्म रिव्यूअर्स करते हैं। मुझे प्रॉब्लम वहां है। क्या मैं आने वाले दिनों में फिल्म रिव्यूज करूंगा? कोशिश करूंगा दोस्तों, और उसकी मकसद यह है कि मैं फिल्मों को पसंद करता हूं। अगर मैं मौजूदा फिल्मों का रिव्यू ना भी करूं तो आप जानते हैं कि इस मंच पर मेरा एक कार्यक्रम हुआ करता था, पुराना सिनेमा नया स्टाइल। तो कुछ और ना सही, मैं पुरानी फिल्मों का रिव्यू करूंगा। हाल ही में मैंने, जब असरानी की मौत हुई थी, निधन हुआ था, मेरी श्रद्धांजलि उनके सामने पेश की थी। क्यों? असरानी इतने बड़े एक्टर थे, 60s से काम कर रहे थे, मगर असरानी कभी भी कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं करते थे। असरानी कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते थे कि उनके मुंह से नफरत निकले। कुछ और खिलाड़ी हैं, कुछ और एक्टर्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं। असरानी ने ऐसा कभी नहीं किया। यही वजह है कि मैंने उन्हें श्रद्धांजलि दी अपने इस मंच पर। और आगे भी दोस्तों, पुरानी फिल्मों का जादू, उससे जुड़े रिव्यूज मैं आपके सामने लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में कई फिल्में आ रही हैं जिनका रिव्यूज मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर जैसे मैंने बताया, पूरी बेबाकी के साथ। क्योंकि दोस्तों, मेरे जो बैंक खाते हैं, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। अगर मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैब करूंगा तो मैं आपको यह बात बताऊंगा, हालांकि मैं यह सब नहीं करता हूं, करूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप अपने दर्शक के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।